कहानी मशहूर थी। कहते हैं उस जंगल में रात के अंधेरे में एक औरत की चीखें सुनाई देती थीं, जिसे सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। गांव वाले उस जगह से दूर रहने की कोशिश करते थे, लेकिन उनके भीतर एक डर हमेशा रहता था। कई साल पहले की बात है, जब इस गांव में एक सुंदर औरत रानी अपने पति के साथ रहती थी। रानी बेहद खुशमिजाज और हंसमुख थी, लेकिन उसका पति विक्रम बेहद क्रूर और जालिम था। वह अक्सर रानी पर शक करता था और छोटी छोटी बातों पर उसे मारता पीटता था। रानी की जिंदगी विक्रम के साथ एक नरक बन गई थी, लेकिन वह अपने हालात को किसी से नहीं कह पाती थी। एक दिन विक्रम को शक हुआ कि रानी का किसी और से रिश्ता है। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने बिना सोचे समझे रानी को जंगल के अंदर ले जाकर पेड़ से बांध दिया और उसे बुरी तरह से पीट पीट कर मार डाला। उसकी दर्द भरी चीखें पूरे जंगल में गूंज उठी, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। विक्रम ने रानी की लाश को वहीं जंगल में फेंक दिया और वापस गांव आ गया। उसने लोगों से कहा कि रानी कहीं गायब हो गई है। रानी की मौत के बाद से ही जंगल में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात के समय लोगों को जंगल से औरत की चीखें सुनाई देने लगीं। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने एक सफेद साड़ी पहने औरत को जंगल में भटकते हुए देखा है। उसकी आंखें आग जैसी जल रही होती थीं और उसका चेहरा खून से सना होता था। वह किसी को पास आते ही गायब हो जाती थी। गांव में डर का माहौल बन गया। लोग जंगल से दूर रहने लगे और रात में तो कोई भी उस ओर जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन विक्रम को कोई डर नहीं था। वह हमेशा की तरह जंगल के पास से गुजरता। धीरे धीरे आइए पिताजी, गांव का रास्ता बिल्कुल ठीक नहीं है। अरे रास्ता, अभी तो दोपहर है, पता नहीं अभी क्या करूं और कहां जाऊं। अच्छा बेटा अमल, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? ये इतनी धूप में मुझसे चला नहीं जा रहा है। मुझे खुद नहीं पता है माँ, आपको क्या बताऊं। हे भगवान, हमें ये क्या सजा दे दी आपने। अरे ये क्या अमल, दोपहर को पूरे परिवार के साथ तुम कहाँ जा रहे हो? अब अपनी दुख भरी कहानी क्या ही बताऊं निर्मल भैया, सब हमारा ही दुर्भाग्य है ये। क्यों, क्या हुआ? वो क्या है? अब क्या ही बताऊं भैया, गांव के महाजन हरी मुर्शिदी से पिताजी ने पता नहीं कितने वक्त पहले उधार लिया हुआ था, लेकिन बहुत कोशिशों के बावजूद वो उधार नहीं चुका पाए। और इसीलिए महाजन ने अपने लोगों को भेजकर हमारा पूरा घर बार हमसे छीन लिया। हमें हमारे ही घर से उन्होंने निकाल दिया बेटा। पता नहीं अब हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा। आहा, ये तो बड़े ही दुख की बात है। अपने बूढ़े माँ बाप को लेकर तुम कहाँ कहाँ ठोकरे खाओगे। अब क्या कहूँ भैया, प्रभातपुर गांव में माँ की नानी का घर है, अब उसी तरफ जा रहे हैं। क्या प्रभातपुर? वो तो यहाँ से करीब करीब 10 किलोमीटर दूर है। इतनी खतरनाक धूप में तुम लोग वहाँ कैसे जाओगे? निर्मल भैया, और क्या करूँ बताइए, इतनी मुश्किल घड़ी में कौन हमारा साथ देगा। अच्छा सुन, मदनपुर गांव के किनारे में एक मेरा छोटा सा घर है। अगर तुम लोगों को कोई आपत्ति ना हो तो तुम लोग वहाँ जाकर रह सकते हो। महीने में जितना पड़े उतना किराया दे देना, चलेगा मुझे। आपत्ति? अब कैसी आपत्ति निर्मल भैया, ये तो हमारा सौभाग्य है। अब पता नहीं आपका शुक्रिया अदा कैसे करें। अरे कौन सी बड़ी बात है। वो चाचा, मैं कह रहा था कि अगर किराया थोड़ा पहले मिल जाता तो वो। जी बेटा, ये लो, मेरे पास सिर्फ 20 रुपए हैं। तुम्हारे कारण आज हमें पेड़ के नीचे रात नहीं गुजारनी पड़ेगी। सच में बेटा, तुम कोई इंसान नहीं हो, तुम तो साक्षात फरिश्ता हो। लाली की, जो उनके बस्ती की मुखिया थी। उस रात सन्नाटा कुछ ज्यादा ही था। रेगिस्तान से आती हुई ठंडी हवाएं बदन को मानो चुभ रही थी। हाथों में लालटेन पकड़े हुए बावरी तेजी से चल तो रही थी, पर झाड़ियों से आती आवाजें बता रही थी कि अंधेरे में बसने वाले कई जानवर आसपास मौजूद है। बावरी को उस रात
हीरामन सेठ के घर बुलाया गया था। हीरामन सेठ के छोटे भाई मोतीलाल की अचानक मौत हो गई थी और बावरी उसी घर मातम मनाने जा रही थी। बाकी रुदालिया कुछ देर बाद हीरामन सेठ के घर पहुंचने वाली थी। दूर से बावरी को हीरामन सेठ का घर दिखाई दिया और उसकी चाल जरा सी धीमी हो गई। बावरी एक अनुभवी रुदाली थी। मौत का साया उसे दूर से ही महसूस हो जाता था। बावरी ने एक बार अपने हाथ पर बांधा हुआ ताबीज छुआ और आगे बढ़ी। चलिए ना, अंदर चलिए। हाँ। बावरी आ गई। चलो शुरू करो, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। मोतीलाल जी की अचानक कैसे मौत हो गई? ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है बावरी। तुम वही करो जिसके लिए तुम्हें यहाँ बुलाया गया है। नहीं हीरामन जी, हम शौक नहीं जताएंगे जब तक मुझे आप इनकी मौत का सुनिए। आपने शोक जताने से मना क्यों किया? छाया, समझ आने के बाद से हम यही काम करते आ रहे हैं। यूं समझो जिंदगी से ज्यादा हम मौत के साथ रहते आए हैं। इतने सालों में मौत से इतनी गहरी पहचान हो गई है कि उसके हर पहलू हम जान सकते हैं। मोतीलाल की मौत अघोर मौत है। उसके शव पर रोना खतरे से खाली नहीं। मुझे ये महसूस हुआ कि जो उसके शव पर रोएगा उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। मैं नहीं चाहती मेरा कोई भी साथी खतरे का सामना करे। चलो। बावरी ने शायद उस रात बस्ती की रुदालियों को बचा लिया, लेकिन आने वाले दिनों में उन पर क्या गुजरने वाली थी, इस बात का किसी को कोई अंदाजा नहीं था। अगले दिन से ही बस्ती का माहौल बदला बदला सा लगने लगा। दिन तो ठीक ठाक कटता था, लेकिन रात में साथ बकरियां चराने जाना है। चल जल्दी। माँ, कैसी आवाज है? चुप रहो। बावरी जी को ये बताना होगा। ये अच्छा संकेत नहीं है। मंजुलिका अपने हाथ में अपना ही कटा हुआ सर लेकर गीत गाते हुए राजा विध्वंस के कमरे की ओर जा रही थी, और जो कोई भी उसके रास्ते में उसे रोकने की कोशिश करता, मंजुलिका अपनी नजरों से रोशनी का वार करते ही उस शख्स के टुकड़े कर देती। मैं आ गई राजा विध्वंस। देखो, तुम्हारी मंजुलिका तुम्हारे पास आ गई। अब भी मुझसे गुस्सा रहोगे मेरे राजा? मंजुलिका की प्यार भरी बातें सुनने के बाद जैसे ही राजा विध्वंस ने अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखें फटी रह गई। उसके सामने एक बिना सर का धड़ था। मंजुलिका अपने हाथ में अपना ही कटा हुआ सर लेकर
गीत गाते हुए राजा विध्वंस के कमरे की ओर जा रही थी और जो कोई भी उसके रास्ते में उसे रोकने की कोशिश करता